Hello everyone, this is me, your friend from English. Today I'm going to start a story that is A Lost Child, written by Mulk Raj Anand. But before proceed the chapter, I want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video. The Lost Child narrates the story of a child who gets lost in a fair. It is a story of a connection, loss and acceptations. So let's begin the story. Spring का सीजन था. It is in a months of February and March. सभी लोग घरों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर फेयर जाने के लिए निकले थे. उन लोगों के ट्रैवलिंग मोड अलग अलग थे. कुछ घोड़ों की सवारी पे थे, कुछ पैदल चल रहे थे और कुछ बुलक कार्ट्स पे थे. बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे. उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उस फेयर में आया था. वो वहां लगे स्टॉल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और इसीलिए वो वहां थोड़ी थोड़ी देर में रुक जा रहा था और उसके पेरेंट्स उसको आवाज देकर अपने पास बुला रहे थे. बच्चे के पैर उसके पेरेंट्स के ऑर्डर को तो फॉलो करते हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन्हीं टॉय स्टॉल्स पर टिकी हुई थी जो कि पीछे रह गए थे. वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, लेकिन उसके टॉय खरीदने की डिजायर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता. लेकिन साथ में उसे ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो पहले भी उसके कई विशेस को रिफ्यूज कर चुके थे. वो उसे एक कोर्ट सा एक्सप्रेशन देते थे जो कि फीलिंगलेस होता था. टॉयज खरीदने की डिजायर बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पेरेंट को बोल ही देता है. उसके फादर उसको घूर कर देखते हैं. उस समय उनकी आंखें एकदम लाल थी. बच्चे की रिक्वेस्ट सुनकर उनकी मदर का हार्ट मेल्ट हो जाता है और वो उससे कहती हैं, देखो तुम्हारे सामने क्या है. सामने मस्टर्ड फील्ड थी, यानी कि सरसों के खेत, जहां पर ड्रैगन फ्लाइज घूम रही थी. वो ड्रैगन फ्लाइज का कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था. उनके ऊपर जो पंख थे वो पर्पल कलर के थे और वो वहां पर घूम रही बीज और बटरफ्लाइज को चेज कर रही थी. ऐसा लग रहा था मानो वो लोग आपस में खेल रही हों. बच्चा इंसेक्ट्स को देखता है. जैसे ही कोई हनी बी, ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई रुकता था तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता था, और जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता था तो इंसेक्ट्स अपने विंग को फ्लैप कर कर वहां से उड़ जाते थे. और तभी उसकी मदर उसे बुलाती हैं, चलो हम लोग जा रहे हैं, फुटपाथ पे आ जाओ. बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनकर उनके पीछे पीछे जाने लगता है. जब वो कुछ दूर चलता है तो वो ध्यान से देखता है कि फुटपाथ पे कुछ इंसेक्ट्स बाहर निकल कर आ रहे हैं जो कि जमीन के अंदर से बाहर निकल रहे थे, और वो वहीं फुटपाथ पर रुक जाता है. इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे फिर से बुलाते हैं. अब उसके पेरेंट्स पेड़ों की छांव पे बने एक कुएं पर बैठे होते हैं. बच्चा भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है. जैसे ही बच्चा ग्रोव में एंटर होता है उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है. अब उसका माइंड उन ड्रैगन फ्लाइज से डिस्ट्रैक्ट होकर उन पेटल्स पर चला जाता है जो कि उसके ऊपर गिरी होती हैं. अब वो उन्हें कलेक्ट करने लगता है. तभी उसे डब्स की आवाज आती है. बच्चा एक्साइटेड हो जाता है और भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है, मम्मी पापा देखो डब्स. उन पेटल्स को वो वहीं गिरा देता है जिनको वो कुछ देर पहले कलेक्ट कर रहा था. वो उनके बारे में भूल जाता है. अब वो वहां लगे बरगद के पेड़ के गोल गोल चक्कर काटने लगता है. तभी उसके पेरेंट्स उसे फिर से बुलाते हैं और उसे गोद में उठाकर फुटपाथ पे चलते हुए मस्टर्ड फील्ड को क्रॉस करते हुए वापस से मेले में चले जाते हैं. जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों का झुंड मेले में जाता हुआ दिखाई देता है. वो बच्चा उन लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है. फेयर में जाते ही सबसे पहले उसे मिठाई का स्टॉल दिखता है जहां पर अलग अलग वैरायटी और हाइट पर मिठाइयां रखी हुई थी. उनकी हाइट्स ऐसी थी जैसे कि मानो आर्किटेक्चर का कोई डिजाइन हो. वो सिल्वर और गोल्ड फॉइल से डेकोरेटेड थी. बच्चे को बर्फी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है. उसने धीरी आवाज में बोला, मुझे बर्फी खानी है. बच्चे का मन आधा था क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे,
बल्कि उसे ये कहेंगे कि तुम लालची और भूखे हो। इसीलिए उसने उनके आंसर का वेट नहीं किया और वो आगे चल दिया। नेक्स्ट स्टॉल फूल बेचने वाले का था, जो कि गुलमोहर की मालाएं बेच रहा था। वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था। बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अब माला खरीदना चाहता था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के आंसर को भी जानता था कि वो उसको परचेज कर नहीं देंगे। इसीलिए वो उनके आंसर का वेट नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बच्चे को एक बलून वाला मिलता है, जो कि एक स्टिक पे अलग अलग कलर के बलून लगाए था। वो कलर्स बिल्कुल रेनबो कलर्स की तरह थे। बच्चा अब बलून्स चाहता था, उसकी डिजायर बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो ये जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे बलून नहीं दिलाएंगे और ये कहकर मना कर देंगे कि वो अब बड़ा हो गया है, उसकी बलून खेलने की उम्र नहीं है। इसीलिए वो फिर से उनके आंसर का वेट नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बच्चे को सपेरे वाला मिलता है, जो कि बीन बजा रहा था। उसके पास रखी एक टोकरी में सांप स्पाइडर शेप में बैठा हुआ था। उसने अपना सर इस तरह से उठा रखा था कि मानो कोई स्वान अपना सर उठाता हो। सांप अपने इनविजिबल ईयर से उस धुन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वो धुन बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कि वाटरफॉल में पानी के गिरने की आवाज। बच्चा भी उस धुन को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उस धुन को एंजॉय करने नहीं देंगे। इसीलिए वो फिर से उनके आंसर का वेट नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बच्चे को एक झूले वाला मिलता है, जो कि गोल गोल घूम रहा था। उसमें कई आदमी, औरतें, बच्चे झूला झूल रहे थे। झूला तेज था, इस वजह से उसमें बैठे सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। बच्चा उन्हें बहुत केयरफुली देख रहा था। अब उसका झूला झूलने की चाह बढ़ जाती है, इसलिए वो बहुत हिम्मत बांधकर अपने पेरेंट्स से झूला झूलने के लिए बोलता है। जब कुछ देर तक उसे रिप्लाई नहीं मिलता है, तो वो अपनी गर्दन को उठाकर ऊपर देखता है और वो देखता है कि उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं हैं। अब वो डर जाता है, उसका गला सूखने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो डर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपने मम्मी पापा को बुला रहा था। उसके आंसू उसके चेहरे तक आ गए थे। उसका फेस अब लाल पड़ गया था। वो डर की वजह से कांप रहा था। वो अब डर रहा था और भागकर एक डायरेक्शन में जाता है और अपने पेरेंट्स को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है। उसने येलो कलर की टर्बन पहनी हुई थी, जो कि अब खुल गई थी और गंदी हो गई थी। हर डायरेक्शन में भागने के बाद वो पुरानी पोजीशन में वापस लौट आता था, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिले। अब उसके आंसू उसकी सिसकियों में बदल चुके थे। ग्राउंड की कुछ दूरी पर हरी घास लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उन्हीं आंसुओं को लिए वो वहां खड़े आदमी और औरतों को बात करते देख रहा था। उनके कपड़ों को गौर से देख रहा था कि शायद उस भीड़ में उसे उसके पेरेंट्स मिल जाएं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते। अब बच्चे को जो लोग खुश थे, वो बिना रीजन के खुश होते हुए नजर आ रहे थे। मतलब अब बच्चे की सारी खुशी दुख में बदल चुकी थी। अब उसे सब लोग बिना रीजन के खुश होते नजर आ रहे थे। वो भागकर एक मंदिर के पास जाता है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वो बच्चा भीड़ में ही जगह बनाकर आगे बढ़ रहा था। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो वहीं टक्कर खाकर जमीन में गिर जाता है। वो उनके पैरों में दबने ही वाला था कि अचानक एक आदमी उसके रोने की आवाज सुन लेता है और बड़ी मुश्किल से वो उसे गोदी में उठाकर बाहर लाता है और फिर वो उससे उसका नाम और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। वो बच्चा जैसे ही अपने पेरेंट्स के बारे में सुनता है और जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। उस बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो आदमी उसे उसी झूले के पास ले जाता है जिस झूले की चाह वो थोड़ी देर पहले रख रहा था। लेकिन अब वो उस झूले को नहीं झूलना चाहता था और कस कस के चिल्लाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाने लगता है। वो आदमी उसे आगे ले जाता है जहां पर उसे वही स्नेक चार्मर मिलता है और वो वही धुन बजा रहा होता है। अब वो बच्चा उस धुन को भी नहीं सुनना चाहता और वो अपने कान बंद कर लेता है और वो वहां भी यही बोलता है कि उसे उसके मम्मी और पापा चाहिए। आगे उस बच्चे को वही बलून वाला, वही माला वाला और वही मिठाई वाला मिलता है, लेकिन अब ना तो उसे बलून चाहिए, ना ही कोई माला और ना ही उसकी फेवरेट बर्फी। अब उसे सिर्फ अपनी मम्मी और पापा चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी।
आपने देखा कि किस तरह से शुरुआत में वो बच्चा नई आने वाली चीजों को देखकर पुरानी चीजों को भूल जा रहा था, चाहे वो मस्टर्ड फील्ड हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाइज हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे वो डव हो। लेकिन अब उसका इंटरेस्ट उन सब चीजों से जा चुका था। वो अब सिर्फ अपनी मम्मी और पापा को चाहता था। लाइक दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।